हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी और मैं नज़र भी आ रहा हूँ। आज मैं आज़ादी के सफ़र के बारे में कुछ बातें करना चाहता था, क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि यहाँ पर पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान की जब बनाने की प्रोसेस चल रही थी, उन हक़ाइक़ का, उन चीज़ों का उस वक्त के लोगों को तो बहुत इल्म था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। पर आजकल पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कन्फ्यूजन फैलाई हुई है हज़रत अल्लामा इकबाल के बारे में, खुतबा इलाहाबाद के बारे में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काविशों के बारे में। जिस तरह पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, कायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर को भी बहुत ज़्यादा मसख़ करके लोगों तक पहुँचाया जाता है। उसके असल हक़ाइक़ बहुत कम लोगों को मालूम है। वो मैंने पिछले अपने वीडियो में आप सब तक पहुँचाने की कोशिश की थी। हाँ जी, आ रही है आवाज़ ईशान भाई, सबसे पहले आप ही आते हो वैसे। तो दूसरा, मैं माज़रत खाऊँ कि मैं इतनी ताख़ीर से आज की गुफ्तगू की इब्तिदा कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं काफ़ी मसरूफ़ रहा हूँ। वैसे तो मैं थका हुआ था, मैं काफ़ी देर सोया भी रहा हूँ, बट आज मैं काफ़ी मसरूफ़ रहा हूँ, इसलिए मैं ताख़ीर से आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। और ये आज सब्ज़ वास्केट और काला सूट मुझे पिछले साल मेरे एक महबूब साथी ने तोहफ़तन भेजा था। अब मेरा उनसे राब्ता मुनक़ता है, तो उनको मेरी तरफ़ से बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है वो खैरियत से होंगे। और तमाम अहबाब को जश्न आज़ादी मुबारक, यौम आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला पाकिस्तान को क़यामत तक कायम व दायम और अज़ीम रखे और अज़ीम से अज़ीम तर बनाए। तो ख़वातीन हज़रात, पहली चीज़ जो है, आवाज़ आ रही है ना आपको? किसी को आवाज़, तो ऐसे तो कोई जिन्होंने आवाज़ नहीं आ रही हो दस दे यार, आओ। अच्छा, आ रही है आवाज़? उम्मीद तो है कि आवाज़ सबको आ रही होगी। आज मैंने ख़ुसूसी तौर पर ऐनक तब्दील की है, क्योंकि मुझे कुछ लोग कहते थे कि वो गोल ऐनक मैं इसलिए लगाता हूँ कि मैं अल्लामा साहब की नकलें उतार रहा होता हूँ। तो ये नकल वाली बात कोई नहीं है, पैरवी करना ठीक है, मुझे अच्छा लगता है अल्लामा साहब की, कायद आज़म की पैरवी करना। पर ऐनके वो बड़ी वाली मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि उनके साथ पढ़ने के लिए आसानी होती है, पढ़ने में आसानी होती है। तो ऐनक मैं उतार देता हूँ क्योंकि कमेंट्स नज़र आ रहे हैं, फिर मैं साइड ट्रैक हो जाता हूँ। तो उम्मीद है आवाज़ तो सबको आ रही होगी। पहली चीज़ जो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत लगता है कन्फ्यूजन है, कि ये दो कौमी नज़रिया क्या था। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद जो है, या दो कौमी नज़रिए का जो एसेंस है, या जो मेन चीज़ है, वो मुस्लिम कौमियत का जज्बा है। मुस्लिम कौमियत का जज्बा या मुस्लिम कौमियत एक हकीकत है। मुस्लिम कौमियत की इब्तिदा उस दिन हुई थी जिस दिन दीन इस्लाम इस दुनिया में ज़हूर हुआ था, जिस दिन पहले सहाबाए कराम मुसलमान हुए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान मजीद के मुताबिक मुसलमान एक कौम है। दूसरी चीज़ यही हमारी अलहदा रियासत के मुतालबे की बुनियाद थी, मुस्लिम कौमियत का जज्बा। तसव्वुर तो मैं उसको नहीं कहूँगा, क्योंकि एक हकीकत है। तसव्वुर वो होता है जो कि हकीकत ना हो। मुस्लिम कौमियत एक हकीकत थी और एक हकीकत है। मुस्लिम कौमियत इब्तदाई दौर में अगर आप तारीख़ पढ़ें तो रियासत मदीना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में जब वो हिजरत करके गए तो उन्होंने वहाँ पे पहली इस्लामी रियासत मदीना कायम की। दीन इस्लाम का फैलाव एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है। रियासत इस्लाम का फैलाव या इस्लाम का बतौर रियासती क़ुव्वत फैलाव एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। ये मुझे अफसोस है कि आजकल लोग इन दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी और ये जो दूसरे हमारे मुस्लिम अकाबरीन थे जिन्होंने हिंदुस्तान को फतह किया, उन्होंने इस्लामी रियासत को फैलाया। दीन इस्लाम सूफिया इकराम के ज़रिए फैला। अगर दीन इस्लाम ने तलवार के ज़रिए फैलना होता या दीन इस्लाम
नाउजुबिल्ला तलवार के ज़बरदस्ती फैलाया जाता तो बड़े सगीर में एक भी गैर मुस्लिम बाकी ना बचता। तकरीबन 1000 साल मुसलमानों ने बड़े सगीर पे हुकूमत की है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में पहली मुस्लिम रियासत का हिस्सा उसको बनाया था। महमूद गजनी ने पंजाब को और KPK को अपनी रियासत का हिस्सा बनाया था। मुस्लिम रियासत थी, मुसलमान उसमें हुक्मरान थे। महमूद गजनवी ने तकरीबन सन 1000 में पंजाब पे कब्जा किया और पंजाब को अपना बेस बनाया इंडिया पे हमला करने के लिए। जब 1500 कुछ में बाबर, मुगल बादशाह बाबर ने इंडिया पे पहली दफ़ा जब वो आया इधर, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो हुक्मरान थे मुख्तलिफ इलाकों के वो मुसलमान ही थे। इस्लामी रियासतें थी, अगरचे रियाया जो थी वो ज़्यादातर गैर मुस्लिम थी। और यही सिचुएशन 1947 तक रही। अक्सरियत पूरे बरे सगीर की अगर देखी जाए तो ज़्यादातर गैर मुस्लिम थी, पर मुसलमान दो इलाकों में, जो एक बाद में वेस्ट पाकिस्तान बना और दूसरा जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना, इन दोनों इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत थी। ये वेस्ट पाकिस्तान वाले हिस्से में बुनियादी तौर पे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अंडर मुस्लिम रूल रहा था, और बंगाल में भी एक तरह से कई जो मुसलमान हुक्मरान थे। शेर शाह सूरी की, जहाँ तक मुझे इस वक्त, तो मैं तारीख़ की किताब डिटेल्ड नहीं है मेरे पास, बट वो बंगाल से ही उसकी भी जो तगोदौ थी, इक़्तिदार पे वो आ गया था, हासिल कर लिया था उसने हमायूं को निकाल के, तो वो भी बंगाल से शुरू हुआ था। बारकैफ ये दोनों इलाके मुसलमानों के एक तरह के गढ़ बन गए जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी। तो मुस्लिम कौमियत का जो जज्बा है या जो हकीकत है वो यही थी कि मुसलमान एक कौम है। बरे सगीर के मुसलमान, जब अब बरे सगीर की तरफ हम आए अगर, तो बरे सगीर की अगर आप तारीख पढ़ें तो बरे सगीर में इस वक्त बसने वाले कोई भी जो अफराद हैं वो यहाँ के मुकामी नहीं है। वो सब कभी ना कभी नॉर्थ से या समुंदर से या किसी ना किसी रास्ते से बरे सगीर में आके बसे हुए। यहाँ पर पता नहीं कितनी सिविलाइजेशन आई, बसी और फना हो गई, उनका में अब कोई आसार भी नहीं है। ये मोहनजोदारो या ये हड़प्पा या ये जो पुरानी सिविलाइजेशन है, इनसे पहले की भी सिविलाइजेशंस थी, उनका कोई आसार नहीं है। इनके बाद भी कई सिविलाइजेशंस आई। ये तमाम लोग हिजरत करके हमलावरों के साथ जिस तरह भी बरे सगीर में आके, ज़्यादातर इब्तदा जो थी वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से थी। यहाँ पे सबसे पहले गुज्जर आए जिन्होंने अपने जानवरों को यहाँ पे वो मवेशियों को पालने के लिए उनको ज़रखेज़ वो क्या चरागाहें मिल गई। फिर दूसरी बरादरियाँ आई जो कि कल्टिवेटर्स थे, उन्होंने ये ज़रखेज़ ज़मीन का फ़ायदा उठाया, यहाँ पे बसे। तो इस तरह जब मुसलमान आए, ये जो भी कौम आती थी बरे सगीर में, वो बरे सगीर के मज़हब में और कौमियत में जज़ब हो जाती थी, हिस्सा बन जाती थी उसका। मुसलमान वो वाहिद कौम थे जो कि जब वो बरे सगीर आए तो उन्होंने अपनी शनाख्त, अपने रस्मों रा जो भी चीज़ें थी वो अपनी अलहदा रखी, अपनी सकाफ़त बुनियादी तौर पे अलहदा रखी। आप कोई भी बरे सगीर की तारीख़ उठा के देख लें, कोई भी तारीख़ किसी अंग्रेज़ ने लिखी हो, किसी गैर मुस्लिम ने लिखी हो, किसी मुसलमान ने लिखी हो, जिस मज़हब के भी कोई ताल्लुक़ रखता हो जिसने लिखी हो, आपको मुसलमान हुक्मरानी का हिस्सा ही अलग नज़र आएगा। मुस्लिम रूल इन इंडिया तमाम तारीख़ की कुतब में अलहदा हिस्से के तौर पे, उससे पहले का हिस्सा अलहदा है और उसके बाद का हिस्सा ब्रिटिश रूल है। आज अफसोस होता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे इस्लामी रियासतें कायम की थी, उनको मेरे कुछ हमवतन बुरा भला कहते हैं। ये नहीं समझते कि उनकी मुस्लिम रियासतों की बुनियाद पर ही हमने अलहदा रियासत का मुतालबा किया था कि हमारे आबाओ अजदाद भी इन इलाकों पे हुक्मरान रहे हों। तो ये मुस्लिम कौमियत का तस्वर था। हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये जगह जगह अपने कलाम में वो जज्बा उजागर करने की कोशिश की थी। उस जज्बे की बुनियाद पर ही हमने अलहदा रियासत हासिल की थी कि हम एक अलहदा कौम, हमारे कल्चर, हमारा सकाफ़त अलहदा है, हमारा मज़हब अलहदा है, हमारे हीरो। सकाफ़त एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि हज़रत अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में इस्तेमाल किया। सकाफ़त में सब कुछ आ जाता है। हमारा रहन सहन भी अलहदा है, हमारे हीरोज़ भी अलहदा है, हमारी ज़िंदगी भी अलहदा है, हमारे त्यौहार भी अलहदा है। जब मुत्तहदा हिंदुस्तान था, मुत्तहदा पंजाब था, तो यहाँ पर गैर मुस्लिमों के कई त्यौहार होते थे। बैसाखी होती थी, लोहरी होती थी, दिवाली होती थी। वो चले गए हैं तो हम उनमें से सिवाय चंद ये जो
कल्चर के नाम पे लिबरल लगड़ बगड़ उसको मना लेते हैं, वरना कितने लोग मनाते हैं वो, क्योंकि हमारी तहजीब का या हमारी सकाफत का हिस्सा नहीं थे, मुसलमानों की सकाफत का। तो अलामा साहब ने जो दो बातें कही थी कि हम एक मजहब की बुनियाद पे भी अलग कौम है, हम सकाफत की बुनियाद पे भी अलग कौम है। आज जो ये लोग बुत बनाते हैं, ये यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी और गैर मुस्लिमों की सकाफत एक ही है, कि वो भी बुत बनाते हैं, हम भी बुत बनाते हैं, इसलिए मैं बुत बनाने के खिलाफ हूँ। ये मुझसे कल भी कोई पूछ रहा था। तो ये इन चीज़ों के बारे में खुद आप सोचें। तो ये मुस्लिम कौमियत का जज्बा था। हज़रत अल्लामा इकबाल ने जगह जगह अपनी शायरी में भी उस जज्बे को उजागर करने की कोशिश की। अब मैं खुतबा अल-आबाद की तरफ आने से पहले ये मैं जो तारीख है जो मैंने अपने कैप्शन में भी लिखी है, या आप गूगल में निकाल के देख सकते हैं। ये बेसिकली आपकी जो बरे सगीर की आज़ादी थी उसकी इब्तदा अंग्रेज़ के, ये मेरे पास खुतबा अल-आबाद सामने मेरे पड़ा हुआ है, मुझे इसमें सफ़ा नंबरिंग नहीं है तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये कुछ सफ़े पे है, वैसे मैं बता तो सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एनीवे जितने भी हैं, कोई 15-16वें सफ़े पे है, क्योंकि ये मैंने तो प्रिंट निकाला हुआ है, तो वो हो सकता है जो प्रिंट आपके पास हो उसमें सफ़ा नंबरिंग ही फ़र्क हो। तो बारकैफ हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये डिक्लेरेशन ऑफ 20 अगस्त 1917 का जिक्र किया हुआ है खुतबा अल-आबाद में। ये ज़रा आप गूगल में खुद भी निकाल के देख सकते हैं कि ये ऐलान क्या था। ये ऐलान ये था कि अंग्रेज़ हुकूमत जो है बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ रूल बरे सगीर के बासियों को या रहने वालों को दे देंगे, और अल्टीमेटली जब वो ये समझेंगे कि आप इस काबिल हो गए हैं कि आप अपनी हुकूमत खुद चला सकते हैं, पहले वो आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, आहिस्ता आहिस्ता इख्तियारात बढ़ाते जाएंगे आपकी हुकूमतों के, और उसके बाद आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, जिस तरह उन्होंने पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन दूसरे ममालिक में दिया हुआ था। और वो क्या होता था, वो यही था कि वो जमहूरी अमल और जमहूरी इदारों के ज़रिए असम्बलियाँ बनाएंगे। ये असम्बलियाँ अंग्रेज़ ने 1857 के बाद इंडिया में बनानी शुरू कर दी थी। जमहूरियत का उन्होंने, क्योंकि उनका जो अंग्रेज़ ने 1857 से पहले, 1857 की जंग आज़ादी से पहले अंग्रेज़ आप पे एक कंपनी के ज़रिए हुक्मरानी करता था, जिसका सरबराह एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसको वो कहते थे, सुप्रीम गवर्नमेंट कहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की कागजात आप पढ़ें। 1857 के बाद डायरेक्टली इंडियन सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट के नीचे आ गया। बरतानिया ने बाज़ाब्ता तौर पे आप पे हुकूमत शुरू कर दी। असल जो लूट मार थी वो 1857 से पहले की थी। 1857 के बाद बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने आप पे हुक्मरानी शुरू कर दी। आते ही उन्होंने अपनी इक़दार, अपना निज़ाम और अपनी सकाफत तहजीब आप पे मुंतकिल करनी शुरू कर दी। पार्लियामेंट्स उन्होंने इब्तदा में काउंसिल उसको कहते थे, काउंसिल इस तरह की जो जमहूरी इदारे थे वो इब्तदा में ही उन्होंने बना दिए थे, सिर्फ उसके अंदर बड़े सगीर के लोगों को हिस्सा लेने का हक नहीं था। पहली जो काउंसिल बनाई थी उन्होंने पार्लियामेंट या जो भी इंडिया की, उसमें 8 इंडियन शहरियों को गवर्नर जनरल नामजद करता था, उसको उनको बोलने की इजाज़त नहीं होती। पर ये पार्लिमानी निज़ाम उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवा दिया। और 1917 में ये जो तारीख मैंने आपको 20 अगस्त 1917 बताई है, उसको उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हम जमहूरी इदारों के और जमहूरी अमल के ज़रिए आपको आहिस्ता आहिस्ता पहले सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे, और सेल्फ गवर्नमेंट में जब हम समझेंगे कि आप ठीक चला रहे हैं हुकूमत, तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आप अपना आइन खुद लिख सकते हैं, और आइन जब आप लिखें तो आप जो मर्जी रास्ता इख्तियार। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ही आज़ादी होता है। हमें 1947 में डोमिनियन स्टेटस ही मिला था, जो आज़ादी थी, हक़ खुद इरादियत, हमें अलहदा हो गए थे। तो बारकैफ उन्होंने जो ऐलान किया अंग्रेज़ ने, और यही आगे भी पहले भी यही चल रहा था। पहले उन्होंने आपको सियासी जमातें बनाने की इजाज़त दी, सोसाइटीज़ की इजाज़त दी, जिसके तहत इंडियन कांग्रेस पार्टी मारज़ वजूद में आई, बाद में फिर मुस्लिम लीग मारज़ वजूद में आई। बरे सगीर का जो आज़ादी जो थी वो अंग्रेज़ का ही दिया हुआ एक सिलसिला था और एक स्कीम थी कि हम आपको सेल्फ रूल बतदरीज इन चीज़ों के ये दे देंगे, इख्तियारात देते जाएंगे। और टीवी उस वक्त से ऑन है, किसी चीज़ में रिफ्लेक्शन आ रही होगी, यानी तो हम आपको किसी ना किसी, कैमरा भी ओवर हीट हो गया, चलने कोई बात नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि हम आपको बतदरीज सेल्फ गवर्नमेंट और डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो
डोमिनियन स्टेटस का मतलब यही होता है, आज़ादी। और जो उनका फॉर्मूला था वो ये था कि हम सूबों के जरिए आहिस्ता आहिस्ता आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। 1930 में ये इस ऐलान के बाद 1920 से उन्होंने मुख्तलिफ सूबों में, पंजाब में, हर सूबे में पार्लियामेंट तो पहले ही थी, उनकी असेंबलियों का एक नया सिलसिला शुरू किया जिसमें इंडियंस को हिस्सा लेने की इजाज़त थी। 1909 से ये सिलसिला शुरू था। 1909 में सिर्फ उन्होंने वफाकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके इंतखाबात और उसके वो मेंबरशिप करवाई, पर उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता गया। 1920 से उन्होंने असेंबलियां बनाई सूबों में, क्योंकि उन्होंने सूबों के जरिए आपको हक़ खुद इरादियत देना चाहते थे। उसमें अलामा साहब भी शरीक हुए। 1925 का जो इलेक्शन था उसमें अलामा साहब इलेक्शन लड़ के बाकायदा सूबाई लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन बने। वो देखना चाहते थे कि ये सारा निज़ाम क्या है, किस तरह चलता है, क्या होता है इसमें। अलामा साहब उसके रुकन बने लेजिस्लेटिव काउंसिल के। अलामा साहब ने उस असेंबली में 5 साल, जितनी देर भी उसकी मियाद थी, उसमें शिरकत की। 1930 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसका बुनियादी मकसद ये था कि अंग्रेज़, आप पढ़ लें यार, ये सारी बातें जो हैं ये कुतुबालाबाद भी शाया-शुदा है। 1930 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो रुदाद है वो भी शाया-शुदा है। 1931 की, 1932 की, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की जो रुदाद है वो सब शाया-शुदा है, गूगल पे अवेलेबल है। 1917 की आप डिक्लेरेशन अभी निकाल के देख लें। ये अंग्रेज़ का जो फार्मूला था कि सूबों के जरिए आपको हम खुद इरादियत, हक़ खुद इरादियत देंगे। 1930 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसका मकसद ही ये था कि हम देखें कि ये जो सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया को देने का तजुर्बा है ये कैसा जा रहा है, इसकी पेशरफ्त कैसी है और आइंदा लाहा अमल क्या होना चाहिए। ये वो एक तरह का तनाजुर था जिसमें खुतबा अलाहाबाद अलामा साहब ने दिया। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, वो अंग्रेज़ की जो स्कीम थी आज़ादी देने की बरसगीर को सिलसिला था। इसमें किसी पंडित नेहरू या गांधी का या गांधी साहब का या किसी का कोई अमल दखल नहीं था। ये अंग्रेज़ की अपनी स्कीम थी कि हम आपको, जिस तरह हमने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन ममालिक को सेल्फ गवर्नमेंट दी है और डोमिनियन स्टेटस दिया है, और उधर ये ममालिक ऐसे थे जिसमें सिर्फ गोरे बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे गोरे बसते थे। जो मुकामी आबादी थी उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया था अंग्रेज़ों ने, जो भी कॉलोनिस्ट थे उन्होंने उसको ख़त्म या इतना दबा दिया था कि उनकी, अब आज ऑस्ट्रेलिया की मुकामी आबादी का देखें क्या हाल है, अमेरिका की जो रेड इंडियन होते थे उनका देखें, कनाडा के उनका क्या हाल। तो ये इन ममालिक में उन्होंने इसी फार्मूले के तहत उनको डोमिनियन स्टेटस दिया था, पर उन्होंने मुकम्मल आज़ादी नहीं रखी अपनी सेलेक्ट की। उन्होंने इंग्लिस्तान के साथ फिर भी राब्ता रखा। उनके भी सरबराह जो है बराए नाम वो मलका बरतानिया ही है ये इन ममालिक की। तो उन्होंने वही स्कीम बरसगीर में उसका ऐलान किया कि उसी तरीके से हम आपको भी आज़ादी देंगे, सूबों के ज़रिए हक़ खुद इरादियत, और अल्टीमेटली जब आप बेहतर अच्छी कारकर्दगी करेंगे तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ही है कि आप अपना आइन बनाएं, जो मर्जी आपने करना है करते रहे। ये अंग्रेज़ की सारी स्कीम थी। ये जो आज कहते हैं इंग्लिस्तान, कभी अंग्रेज़ों की तारीख पढ़ लें। ये जो आज कहते हैं ना कि जी इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया फ्रीडम मूवमेंट जो थी वो सारी की सारी यही थी कि जी जल्दी से जल्दी हमें इक़्तिदार मुंतकिल करो और जाओ, क्विट इंडिया। हमारी जो तहरीक थी, असल जो तहरीक थी, वो खुतबा इलाहाबाद के बाद कायदे आज़म ने पाकिस्तान हासिल करने की तहरीक चली थी, जो कि अंग्रेज़ की स्कीम और कांग्रेस पार्टी की जो ख्वाहिशात थी उसके दरमियान में एक रुकावट थी। कांग्रेस पार्टी ये समझती थी कि वो पूरे इंडिया के ऊपर सियासी तौर पे गालिब आ जाएगी। इलेक्शंस हुए तो वो वाकई आ भी गई थी 1937 में। ये इलेक्शंस इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो स्कीम अंग्रेज़ ने निकाली थी उसके अंदर वो कांग्रेस पार्टी ही सियासी तौर पे कामयाब हुई। बार कैफ, ये थोड़ा सा मैं आगे चला गया हूँ। तो खुतबा इलाहाबाद की तरफ आते हुए, अब ये जो मैं आपको बात, मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को समझ लें कि अंग्रेज़ की स्कीम ये थी कि सूबों के ज़रिए, हम सूबाई असम्बलियों के ज़रिए आपको हक़ खुद इरादियत देंगे, सेल्फ रूल देंगे, सेल्फ रूल के बाद आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। 1930 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आइंदा का लाया अमल तय करना था। उस वक्त हज़रत अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद, मुस्लिम लीग का जो सालाना इजलास था उसमें सदारती खुतबा दिया। उन्होंने खुतबा इलाहाबाद उसको, जिसको कहते हैं, खुतबा इलाहाबाद का बुनियादी लुब्बे लुबाब जो है वो ये है कि जो आप ये हमें
जमहूरी अमल और जमहूरी इदारों के ज़रिए आज़ादी दे रहे हैं, वो हमें तब तक काबिल कबूल नहीं है जब तक आप बड़े सगीर की कौमियतों का पहले फैसला नहीं करते। ये आप पढ़ लें, ये मैंने तो नहीं लिखा हुआ, ये खुतबा इलाहाबाद में लिखा हुआ है। दिस डेमोक्रेसी इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। द प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन डेमोक्रेसी कैनॉट बी अप्लाइड टू इंडिया विदाउट रिकग्नाइजिंग द फैक्ट ऑफ कम्युनल ग्रुप्स। द मुस्लिम्स डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया देयरफॉर परफेक्टली जस्टिफाइड। तो अल्लामा साहब का जो इसमें बुनियादी मुतालबा था वो ये था कि जमहूरियत हमें तब तक काबिल कबूल नहीं है जब तक आप हमारी कौमियतों का फैसला नहीं करते। और हमारी कौमियत, और इससे अगली जो मेन उन्होंने बात की है, जिसको ये हमारे इकबाल शनास, आज किसी आप इकबाल शनास से पूछ लीजिए, इकबाल अकादमी भरी पड़ी है, कहते हैं कि जी हम बहुत अल्लामा साहब को जानते हैं, समझते हैं। उनको पूछ लें कि यार ये जो 20 अगस्त 1917 का अंग्रेज़ का ऐलान था ये क्या था, आपको अल्लामा साहब की सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। अल्लामा साहब जहाँ पे भी अपने कलाम में कह रहे हैं कि जमहूरियत के ज़रिए तुम्हें कभी आज़ादी नहीं मिल सकती, इससे तुम्हारी गुलामी पुख्ता तार हो जाएगी, वो यही बात तो कर रहे हैं। यही बात उन्होंने खुतबा इलाहाबाद में की कि हमें ये जमहूरियत काबिल कबूल नहीं है जब तक हम हमारी कौमियतों का फैसला नहीं करते। और कौमियतों का फैसला उन्होंने इस तरह मुतालबा किया कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के 4 सूबे हैं मुसलमान, कश्मीर तब प्रिंसली स्टेट था, वो सूबा नहीं गिना जाता था, कि जो 4 मुसलमानों के सूबे हैं, क्योंकि आपने सूबाइयत की बुनियाद पे हक़ खुद इरादियत देना है और सेल्फ रूल देना है, तो इन 4 सूबों को इकट्ठा करके एक सूबा बना दें। ईस्ट बंगाल का जो मुस्लिम सूबा है उसको एक सूबा बना दें और बाकी इंडिया को अलहदा रहने दें, उनको अपना हक़ खुद इरादियत अलहदा दें। अपना जो मुसलमानों के सूबे हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो अब पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान बना, उसको अलहदा हक़ खुद इरादियत दें, और जो ईस्ट बंगाल है उसको अलहदा हक़ खुद इरादियत दें। ये अल्लामा साहब का बुनियादी मुतालबा है। ये लोग आ गए जी अल्लामा साहब ने तो सूबा मांगा था, यही तो बात है। उन्होंने आज़ादी का या हक़ खुद इरादियत और डोमिनियन स्टेटस देने के लिए सूबाई हुकूमतों के ज़रिए ही अलहदा हक़ खुद इरादियत या अलहदा सेल्फ रूल देने का ऐलान किया था। उस हवाले से अल्लामा साहब ने अलहदा सूबों का मुतालबा किया था। और साथ खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने जो मुतालबा किया है वो ये है कि ये जो 2 मुसलमानों के सूबे बनेंगे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, इनको मुकम्मल हक़ खुद इरादियत अलहदा दिया जाए। दीज प्रोविंसेस शुड हैव कंप्लीट रेजिडुअल पावर्स। और अगर आपने फेडरेशन ऑफ इंडिया बनानी है तो फेडरेशन को भी हम सिर्फ वही चीज़ें देंगे जो कि हम खुद, हमारी असेंबलियाँ, सूबाई जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया मुसलमानों की असेंबली है और जो ईस्ट बंगाल की मुसलमानों की असेंबली है, वो अपनी मर्जी से जो फेडरेटिंग यूनिट को देना चाहें देंगे, अगर वो नहीं देना चाहेंगे वो नहीं देंगे। ये अलहदा रियासत ही है और क्या है। हक़ खुद इरादियत मुकम्मल अलहदा होना, क्योंकि उनकी स्कीम में सूबे का जिक्र था, इसलिए अल्लामा साहब ने सूबे का या यूनिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। है तो वही चीज़ ही हक़ खुद इरादियत। जब अंग्रेज़ ने ये ऐलान किया था कि हम आपको सूबों के ज़रिए हक़ खुद इरादियत दे देंगे, ये 1909 की, बल्कि शुरू तो ये 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही हुआ था। तो जब अंग्रेज़ ने ये ऐलान किया तो ज़्यादातर मुसलमान जो थे बड़े सगीर के, वो यही कहते थे कि जी हम और जो गैर मुस्लिम हैं वो हम इकट्ठे आज़ादी हासिल कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा। अल्लामा साहब का खुतबा इलाहाबाद में बात ही है कि हम हमेशा जो है गुलाम ही रहेंगे, इस निज़ाम में हम कभी अक्सरियत या इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकेंगे जमहूरी निज़ाम के तहत। और यही अल्लामा साहब ने जो अपने कलाम के ज़रिए एक तहरीक चलाई लोगों के, मुसलमानों के जहनों में डालने के लिए। उर्दू शायरी कलाम जो है सारा अल्लामा इकबाल का वो है ही है। एक तो उन्होंने आपके मुस्लिम कौमियत के जज्बे को उजागर किया कि आप मुसलमान हैं, आप एक मुत्तहद कौम है, अलहदा कौम है, अपने बुजुर्गों को देखें, आपके सारा कुछ अलहदा है। वो जज्बा अल्लामा साहब ने अपने कलाम के जरिए उजागर किया। दूसरा जो चीज़ उन्होंने ज़ैली चीज़ जगह जगह अपने कलाम में जिक्र की हुई है वो ये है कि इस जमहूरी निज़ाम के ज़रिए ये जो अंग्रेज़ ने फार्मूला अनाउंस किया है कि हम आपको जमहूरी अमल और जमहूरी इदारों के ज़रिए आज़ादी दे देंगे, इसके ज़रिए आपको कभी आज़ादी नहीं मिलेगी, आपकी गुलामी पुख्ता तर हो जाएगी। आप सारी अल्लामा साहब की जो जमहूरियत के हवाले से अशार है वो पढ़ लें, उनमें यही लिखा हुआ है कि तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी, ये क्या है। अब मुझे अफसोस होता है यहाँ पे अल्लामा साहब की तशरीह करने वालों की इन अशार की तशरीह पढ़े ना, उन्होंने इसमें जिक्र ही नहीं किया हुआ सिवाय गुलाम रसूल महर के। उन्होंने जिक्र किया हुआ है थोड़ा सा, उन्होंने भी पूरी इस चीज़ के ऊपर एम्फसिस नहीं दिया। पर ये अल्लामा साहब की उस दौर की जो शायरी थी, और यही चीज़ें मुस्लिम कौमियत का जज्बा अगर हम पूरे आलम इस्लाम के ममालिक में
डाल दें। यही बात अगर सारे मुसलमान समझ लें कि हम एक कौम हैं और हमारे मफादात और नुकसानात एक हैं, तो हम दुनिया की अजीम तरीन कुव्वत बन सकते हैं। यही अल्लामा साहब की ख्वाहिश थी। बरसगीर की हद तक तो उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। ये चीज़ें, जो दो चीज़ें अल्लामा साहब अपने कलाम के ज़रिए लोगों को पहुँचाना चाहते थे, ये लोगों को समझ आ गई कि हम एक अलहदा कौम है। यही तो वो चीज़ थी जो अल्लामा साहब ने लोगों को बेदार किया था। ये वो चीज़ थी कि तुम एक मुसलमान कौम हो, तुम इस जमहूरी चक्कर के जरिए आज़ादी के, तुम इस जमहूरियत के जरिए आज़ादी के चक्कर में पड़े तो तुम्हें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी, तुम्हारी गुलामी पुख्ता तर हो जाएगी। यही खुतबा इलाहाबाद का लुबे लुबाब है। अब ये वो कहते हैं कि जी वो अल्लामा साहब ने कहा कि जी मैंने ये इन्विजन किया है, और ये वो सारे ये सूबाई खुद मुख्तारी और हक़ खुदरादियत के हवाले से उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान को एक सूबा बनाने की मुतालबा किया, ईस्ट पाकिस्तान या ईस्ट बंगाल को एक सूबा बनाने का मुतालबा किया। ये हज़रत अल्लामा इकबाल की सोच और फिक्र थी जो खुतबा इलाहाबाद में थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उतनी देर में जो चल रहा था वो मैं आपको बता चुका हूँ। यही चीज़ थी कि हक़ खुदरादियत जो है वो मुसलमानों की जो सारा मसला था, हज़रत अल्लामा ने खुतबा इलाहाबाद में ये बात जब की तो हज़रत अल्लामा को भी उन्होंने खुतबा इलाहाबाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बुला लिया। हज़रत अल्लामा के नज़दीक इस मकसद को, ये ना ही सिर्फ एक नज़रियाती तहरीक थी एक मुल्क हासिल करने के लिए, बल्कि एक जमहूरी और सियासी तहरीक भी थी, और उसके साथ एक जिसको कहते हैं जद्दोजहद थी, एक किस्म की वकीलाना जद्दोजहद, कि अंग्रेज़ को भी इस बात पे कायल करें कि हम एक अलहदा कौम है, हमारे हकूक़ अलहदा हैं, हमारा हक़ खुद इरादियत जो है वो हमें अलहदा मिलना चाहिए। इसी चीज़ की बुनियाद पे कि हम अलहदा कौम है, हम अलहदा इलाकों में बसते हैं, हमारे इलाकों में हमारी अक्सरियत है, पर अगर पूरे हिंदुस्तान को आप यकमुश्त आज़ाद करेंगे तो हम तो हमेशा माइनॉरिटी रहेंगे। हम ना कभी इक़्तिदार हासिल कर सकेंगे, ना हम कभी अपना अलहदा कोई रियासत हासिल कर सकेंगे, ना हम कभी अपनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। ये अल्लामा साहब का खुतबा इलाहाबाद का लुबे लुबाब है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस चीज़ के ऊपर ख़त्म हुई कि बुनियादी तौर पे मुसलमान जो है उनकी 25% आबादी है इंडिया में, हम मुसलमानों को जो अगली असेंबली बनेगी उसमें 33% सीटें दे देंगे, वेटेज उसको कहते थे कि हम आपको वेटेज दे देंगे। अल्लामा साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये वेटेज शेटेज है, ये जमहूरियत के रेले के आगे रुड़ जाएगी। आज आप ये वेटेज की बात करते हैं, कल को जमहूरी अमल के अंदर जब मेजॉरिटी का वोट ज़्यादा होगा वो आपकी सारी प्रिविलेजेस, ये वेटेज वगैरह वगैरह ये सारी ख़त्म कर देगी। और यही हुआ है इंडिया के अंदर। 1947 में जो ये क्या प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी गारंटीज दी कि जी आपको प्रीवी पर्स मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको टाइटल मिलेगा, ये फलाना टैक्स एग्जेम्पशन पता नहीं क्या क्या। और इंदिरा गांधी ने 1972-73 में जब उसकी मेजॉरिटी हुई असेंबली में, उसने वो सारी चीज़ें जो थी वो वापस ले ली। तो अल्लामा साहब ने इसकी तरफ भी शायरी में इशारा किया हुआ है, जिसका कि पता नहीं ये मौलाना हज़रात किस किस तरह के लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, पर अल्लामा साहब ने यही कहा है कि जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जहाँ पे अल्टीमेटली नंबर्स प्रिवेल करेंगे, आप हमेशा अक़लियत रहेंगे। और वो शेर मैं फिर कभी सुनाऊंगा भी, मौलवी रौला डालना, ये कुछ लोग रौला डालना शुरू कर दें, पर उसकी असल तशरीह यही है। बारकैफ ये वो मसला था, ये वो सिचुएशन थी 1930, 32, 33 के अंदर। अल्लामा साहब जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में गए तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई इतनी खास शिरकत नहीं की। उनका मकसद इंग्लिस्तान जाने का यही था कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कायल करें कि वो आके मुसलमानों की क़यादत संभालें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आ गए। 1900 ये जो 30, 31, 32 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज थी, इनमें जो सारी कार्रवाई हुई थी, उसके बाद 1937 में इंडिया के अंदर अंग्रेज़ ने सूबाई इंतखाबात करवाए, सूबाई हुकूमतें फॉर्म की, और वो यही था कि हम आपको मुकम्मल हुकूमत जो है सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे। 1937 में जो उन्होंने असम्बलियाँ बनाई थी, वो अल्लामा साहब का मुतालबा तो नहीं माना, पर उन्होंने असम्बलियाँ बना दी कानून के तहत। 1937 में इलेक्शन हुए, सूबाई असम्बलियाँ सारी बन गई। सूबाई सूबों के जो सरबराह थे, वज़ीर आला या वज़ीर आज़म, तब बड़े बड़े सूबों के वज़ीर आज़म होते थे। पंजाब का वज़ीर आज़म था सर सिकंदर आयात को पंजाब का वज़ीर आज़म बनाया गया था, और मुख्तलिफ सूबों के मकामी वज़ीर आज़म थे या वज़ीर आला थे, जो भी सूबा था। सिंध 1935 से पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता था। सूबा बॉम्बे की एक तहसील कह लें या ज़िला कह लें, समझ लें,
सिंध जो था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता था। सिंध को अलहदा कर दिया गया, अलहदा सूबा बना दिया गया। सिंध का वज़ीर आला मुंतखब हुए, पंजाब का वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ, KPK का भी मेरा ख्याल है वज़ीर आला, मुझे अभी KPK का इस वक्त एग्जैक्टली नहीं पता कि 1937 के इलेक्शंस में वहाँ पे क्या हुआ था। बहरकैफ ये सूबाई हुकूमतें अंग्रेज़ ने आपको दे दी, इंडियंस को दे दी, और 1937 के इलेक्शंस में तकरीबन हर सूबे में कांग्रेस या उनके साथी कामयाब हो गए, उन्होंने हुकूमतें बना ली। तो उस वक्त मुसलमानों को, जो बड़े सगीर के मुसलमान थे, उनको ये अंदाज़ा हुआ कि जो अल्लामा साहब बात कर रहे थे वो दुरुस्त थी, कि अगर हम अपने मफादात को, अपने इलाकों को अलहदा नहीं करते तो हम हमेशा के लिए गैर मुस्लिमों के गुलाम रहेंगे, हमें आज़ादी नहीं हासिल होगी। 1937 में ये अल्लामा साहब की ज़िंदगी के आखिरी सालों में ये सब कुछ अल्लामा साहब के सामने हुआ। ये फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 19 सालों में क़यादत संभाली मुस्लिम लीग की, उन्होंने भी ये देखा। फिर वो अलहदा रियासत की एक हमारी जो तहरीक थी वो कायद आज़म ने शुरू की। असल जो आज़ादी की तहरीक थी वो पाकिस्तान की तहरीक थी, अलहदा रियासत का मुतालबा और अलहदा रियासत का हसूल। वरना ये जो इंडिया की आज़ादी की तहरीक थी वो तो अंग्रेज़ का चलाया हुआ एक सिलसिला था। ये 1917 का बयान पढ़ लें, ऐलान पढ़ लें, ये मैंने तो नहीं लिखा हुआ, गूगल पे आपको जगह जगह मिल जाएगा, उसकी मुकम्मल मुहर्रिकात पढ़ लें, अंग्रेज़ की तारीख पढ़ें। वो कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी वाले जो थे ये ड्रामे करते थे अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए कि हम आज़ादी हासिल करने के लिए जेल जा रहे हैं, जेल भर देते थे जाके, और इसके अलावा आज़ादी तो अंग्रेज़ ने खुद दी है। जो असल तहरीक थी, जो असल मुश्किल काविश मुजज़ा था, मार्का था, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। एक तो उन्होंने सियासी तौर पे तहरीक चलाई, 1945 में अंग्रेज़ ने दोबारा इलेक्शंस का ऐलान किया, बीच में जंग अज़ीम आ गई, दूसरी जंग अज़ीम आ गई, अंग्रेज़ ने दोबारा इलेक्शंस का ऐलान किया, वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी 1939 में। जो असम्बलियाँ 37 में इलेक्ट हुई थी उनको फारग करके घर भेज दिया, उन्होंने अपनी हुकूमत, मार्शल लॉ या जो भी था अंग्रेज़ की हुकूमत अपनी कायम हो गई। 1945 में दोबारा इलेक्शंस करवाए गए उसी पुराने तरीके के तहत, सूबों के हवाले से। सूबों के फिर वही वज़ीर आज़म बन गए, यहाँ पे पंजाब का वज़ीर आज़म खिज़र आटवाना बन गया। सर सिकंदर हयात पहले ही अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान ही वफ़ात पा गए थे, उन पर मैं किसी और वक्त बात करूँगा इंशाल्लाह। और खिज़र आटवाना, सर सिकंदर हयात पहले हयात फैमिली के थे वहाँ से, उनके बाद खिज़र आटवाना वज़ीर आज़म में पंजाब बन गया। फिर 1939 में वो गवर्नमेंट्स डिज़ोल्व हो गई, 1945 में दोबारा इलेक्शन हुए। 1945 में फिर पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जो कांग्रेस की हलीफ थी, क्योंकि पंजाब में 52% मुसलमानों की अक्सरियत थी, फिर वो कांग्रेस पार्टी के हुकूमत जो थी हलीफ की वो कायम हो गई। तो 1945 में जब ये इलेक्शंस हुए उसके बाद कई अंग्रेज़ ने ऐसी कोशिशें की कि वो कायद आज़म को अलहदा रियासत के मुतालबे से, अल्लामा साहब की बारी भी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में अल्लामा साहब गए थे उस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ, मैं दोबारा भी कर दूंगा किसी वक्त। कायद आज़म को कायल करें कि जी आप इस अलहदा रियासत से पीछे हो जाएं, आप अलहदा मतलब है मुत्तहदा हिंदुस्तान को रहने दें। अंग्रेज़ ने बहुत कोशिश की। अब मुझे अफसोस होता है कि कुछ लोग, एक साहब हैं जिनको आजकल हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई बहुत हीरो समझते हैं, उन्होंने अपनी किताब में पाकिस्तान के हवाले से लिखा हुआ है कि जी नाउज़ुबिल्लाह के कायद आज़म जो थे वो अंग्रेज़ के तहत उन्होंने ये मुल्क हासिल किया, अंग्रेज़ के हुक्म के तहत। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी स्ट्रगल थी कायद आज़म की। एक तो सियासी स्ट्रगल थी कि इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए वो मुस्लिम लीग, वो ये अंग्रेज़ को दिखाएं कि मुस्लिम लीग बड़े सगीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। और 1945 के इलेक्शंस में कायद आज़म उसमें कामयाब हुए। 87% मुसलमानों की पूरे बड़े सगीर की सीटें जो थीं वो मुस्लिम लीग जीत गई। बंगाल में सारी सीटें जीत गई, दूसरे सूबों में कम सीटें जीती, पर बंगाल में जितनी भी मुसलमान सीटें अलहदा होती थी, गैर मुस्लिमों की सीटें अलहदा होती थी, गालिबन सिखों की सीटें अलहदा होती थी। तो मुसलमान जो थे वो बंगाल में अक्सरियत में जीते। जिधर जिधर मुसलमानों के इलाके थे, सूबे थे, जो सिंध, पंजाब, खैर सिंध में और बंगाल में वाहिद 2 सूबे थे जहाँ पे मुस्लिम लीग 1945 के बाद हुकूमत कायम कर सकी। फिर वो कैबिनेट मिशन आई, कैबिनेट मिशन ने कहा कि जी हम ठीक है, हम आपकी ये जो बात है अलहदा रियासत की, हम इंडिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, फेडरेशन एक कमज़ोर सी ऊपर रखते हैं और 10 साल आप इस तरह गुजारा कर लें कि आप 3 अलहदा यूनिट होंगे और 10 सालों के बाद आप फैसला कर लें कि आपने अलहदा होना है कि नहीं होना। तो कायद आज़म ने इब्तदाई तौर पे उससे इत्तेफाक कर लिया, पर नेहरू ने कहा कि नहीं जी ये तो हम 10 सालों के बाद देखेंगे, जमहूरी अमल के ज़रिए कौन कामयाब होता है। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि ये
जमहूरियत अल्टीमेटली जो है वो रेला जो है जमहूरियत का, उसके सामने ये जो प्रिविलेजेस या ये सारे हकूक है इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। वो जमहूरी अमल के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए आपको जो भी आपका अंग्रेज़ छोड़ के गया है आपको फ़ायदे, वो ख़त्म कर देंगे। तो कायदे आज़म ने जब ये बात सुनी कि नेहरू ने ये बात की है, तो कायदे आज़म का बयान आप पढ़ लें। कायदे आज़म ने उसको स्कीम को रद्द कर दिया और कायदे आज़म ने फरमाया कि हम तो समझते थे कि इस स्कीम के तहत जो 3 यूनिट बनेंगे उसमें हम जो मुसलमानों के 2 इलाके हैं उनको अलहदा हक़ खुदरादियत, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर्स अलहदा दी जाएंगी, जिस तरह लामा साहब ने मुतालबा किया था खुतबा इलाहाबाद। तो कायदे आज़म ने उस स्कीम से किनारा कशी कर ली। उन्होंने कहा ये तो इसका मतलब है कि वही जो गिनने और तोलने वाली बात है कि ये जो वेटेज और ये हमें फ़ायदे दे रहे हैं, ये अल्टीमेटली जमहूरियत के नंबर्स जो हैं गिनती में हम हार जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो यूनिट्स अलहदा बने हुए हैं। तो कायदे आज़म ने उसको रद्द कर दिया। फिर फाइनली 3 जून 1947 को अंग्रेज़ माउंटबेटन मान गया कि अच्छा यार ठीक है, जाओ तुसी तानू अलहदा असी हक़ खुदरादियत, आपके हम सूबे जो इलाके हैं मुसलमानों के उसको हम अलहदा हक़ खुदरादियत दे देते हैं। अब हर सूबाई असम्बली ने ये वोट दिया कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। बंगाल की असम्बली ने वोट किया, सिंध की असम्बली ने वोट किया, बलूचिस्तान की तब असम्बली नहीं थी, एक ही मेरा ख्याल है MNA वहाँ से, सूबाई असम्बली तो होगी पर मुख्तसर थी, उसे एक ही मेंबर कंस्टिट्यूंट असम्बली में मुंतखब हुआ। KPK के अंदर जो उस वक्त की जमात थी खुदाई खिदमतगार, गालिबन वो अपने आप को कहते थे बादशाह खान की जमात, वो कामयाब हुई सूबाई लेवल के ऊपर। उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम अपना पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं। बाद में खैर उन बादशाह खान ने पाकिस्तान के हक में वफादारी का हल्फ भी उठाया। बारकैफ उसका मैं उस पर अब ये मौका नहीं है तबसरा करने का, पर जो KPK की या NWFP की तब गवर्नमेंट थी उसने ऐलान किया कि जी हमने पाकिस्तान में शामिल नहीं होना। तो कायदे आज़म की रिक्वेस्ट पे अंग्रेज़ ने वहाँ पे रेफरेंडम करवाया। वहाँ पे 96% गालिबन लोगों ने वोट दिया कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो वो जो बादशाह खान वगैरह की हुकूमत थी उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि अपना मैंडेट एक तरह से खो चुके थे। तो बारकैफ वो सूबों ने वोट दिया तो फिर, और पंजाब को इसी वजह से पार्टीशन करना पड़ा क्योंकि पंजाब में वाज़े अक्सरियत मुसलमानों की इतनी नहीं बनती थी। बाकी इलाके जो हमें पार्टीशन के बाद नहीं मिले वो उनमें गैर मुस्लिमों की अक्सरियत थी। हालांकि ये बहुत डिबेटेबल सी बात है कि रैडक्लिफ का अवार्ड दुरुस्त था कि नहीं था, मेरे नज़दीक तो दुरुस्त नहीं था, पर फिर भी वो ये सूरत हाल थी। और ये उन्होंने ये ऐलान किया कि जी ठीक है, आप जो सूबे हैं वो एक अपनी आइन साज असम्बली मुंतखब कर लें, उस आइन साज असम्बली को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, वो अपना आइन लिख लें और जो मर्जी करना है आज़ाद हो जाए, करते रहें। तो कायदे आज़म ने उस असम्बली में, पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आइन साज असम्बली बनाई गई, कायदे आज़म और उनके मुस्लिम लीग के साथियों ने उस असम्बली में बैठने से इनकार कर दिया। फिर 3 जून को माउंटबेटन ने ऐलान किया कि जी ठीक है, हम आपको आपके सूबे जो हैं उनका हक़ खुदरादियत अलहदा कर देते हैं, बंगाल का भी और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के सूबे हैं पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान, इन 4 सूबों का और आप ईस्ट पाकिस्तान का हक़ खुदरादियत अलहदा कर देते हैं। ईस्ट पाकिस्तान बंगाल वाले जो थे उनकी सूबाई असम्बली ने यही करारदाद पास की कि हम पाकिस्तान एक ही वेस्ट जो है पाकिस्तान के साथ एक मुमलिकत रियासत बनाएंगे, एक असम्बली बनाएंगे। ये एग्जैक्टली वही बात थी जो कि हज़रत अल्लामा इकबाल ने मुतालबा किया था 1930 के खुतबा इलाहाबाद में कि हमारी असम्बलियाँ अलहदा कर दो, असम्बलियों को मुकम्मल इख्तियारात दे दो। यही अंग्रेज़ ने 3 जून प्लान के तहत माउंटबेटन ने कायदे आज़म को दे दिया। अब इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है क्योंकि मुझे कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि जी अगर कायदे आज़म और अल्लामा साहब को मालूम होता जो कुछ कत्लो गारत और सब कुछ हुआ है 1947 में, तो वो फिर भी पाकिस्तान बनाते। देखिए ये जो सब कुछ हुआ इसकी एक बुनियादी तौर पे पहली बात तो यह बहुत अफसोसनाक और अंधोनाक वाक़यात थे, जानों का ज़िया, ना ही सिर्फ हमारी लोगों का बल्कि जो यहाँ पे गैर मुस्लिम थे उनके साथ भी वही हुआ जिस तरह हमारे लोगों के साथ इंडिया से आते हुआ हमारे लोगों ने वो देखा, उन्होंने ज़ाहिरी बात है वो सारी जो कत्लो गारत थी वो बहुत अफसोसनाक है। पर वो उससे बड़ा सबूत आपको 2 कौमी नज़रिए का और क्या चाहिए। ये सर सैयद अहमद खान ने 1800 कुछ में कहा था कि जी जितनी देर अंग्रेज़ का डंडा हमारे सर पे सवार है उतनी देर तो हम एक दूसरे के साथ हमआंगी से गुजारा कर लेते हैं, जिस दिन अंग्रेज़ ने अपना हाथ उठाया ये एक दूसरे के दस्तों गिरिबान छुरियाँ लेके हो जाएंगे। और वही हुआ 1947 में। और
उसका जो एक दूसरा पहलू है वो ये है कि अंग्रेज पार्लियामान ने ऐलान किया था कि हम अक्टूबर 1948 तक, मेरा ख्याल है अक्टूबर का महीना था, कि हम 1948 अक्टूबर तक इंडिया को ये मुकम्मल इख्तियारात देंगे। माउंटबेटन ने नेहरू के कहने पर या नेहरू के मशवरे पर या साजबाज पे उसने 1.5 साल इंतजार करने के बजाय ऐलान किया 3 जून को कि हम 14-15 अगस्त को दरमियानी रात को 12 बजे आपको आज़ाद कर देंगे। अब फिर वो रौला डालते हैं ये 15 अगस्त है, 14 अगस्त है, 14 अगस्त है। यार 1-2 रात को 12 बजे से पहले, 12 बजे रात को हम जब आज़ाद हुए थे तो वो 14 अगस्त की ही रात थी, तो 14 अगस्त मनाने में कोई बात नहीं है। आज़ादी ऐसी नेमत है जिसका हर दिन हमें अल्लाह ताला से और कायदे आज़म और अल्लामा साहब से शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा और नेमत है। तो बारकैफ माउंटबेटन ने ये नेहरू के कहने पे ऐलान कर दिया कि ये ठीक है, हम 1.5 महीने के बाद आपको आज़ाद कर देंगे। उस 2.5 महीने में और हुकूमत उन्होंने 14-15 अगस्त को मुंतकिल कर दी, इख्तियारात, तमाम इख्तियारात मुंतकिल कर दी। उस सारे प्रोसेस में जल्दबाजी में अगर वो फ़र्ज़ करें 6 महीने इंतज़ार कर लेते, जनवरी में या फरवरी में यही कुछ मसलन आज़ादी की तारीख रख लेते, जनवरी या फरवरी में, तो वो जो कत्लो गारत थी, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था अंग्रेज़ का, वो जो ही ख़त्म हुआ है वो कत्लो गारत शुरू हो गई। अगर अंग्रेज़ उसको आराम से हमें अगरचे आज़ादी तो अगले दिन भी मिल जाती तो बहुत बड़ी नेमत थी, पर अगर थोड़ी देर वो तहम्मुल से अपने कंट्रोल में ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशंस को देख लेते तो शायद इतना बुरा हाल ना होता। ये अंग्रेज़ की जल्दबाजी नेहरू के कहने पे, ये उसकी वजह से, और मेरे नज़दीक तो यही मुझे जो नज़र आता है वो यही था कि कांग्रेस पार्टी और ये दूसरे साहब जो थे गैर मुस्लिम, वो ये समझते थे पाकिस्तान के मुखालिफ कि जितनी जल्दी हम इनको आज़ादी देंगे ना, इनसे संभाली नहीं जाएगी, ये आज़ाद मतलब है चला नहीं सकेंगे अपने मुल्क को, वो मुल्क नहीं चल सकेगा इनसे। तो वो गलत समझते थे। आज हम माशाल्लाह तकरीबन 75 साल हमें गुजर गए हैं पाकिस्तान को मारज़ वजूद में आए हुए। हम एक बहुत बड़ी आटमी क़ुव्वत हैं, जैसा भी हमारा मुल्क का अंदरूनी खाना चल रहा है, जिस तरह के हालात हैं वो सब आप सब के सामने हैं, पर कम अज़ कम हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। कायदे आज़म की जो सारी काविश और कोशिश थी और अल्लामा साहब की जो सोच और फिक्र थी उसकी वजह से। तो बारकैफ ये मैं काफ़ी देर आज मुझे लगता है हो गई है, पता नहीं किसी को समझ आई है मेरी बातों की कि नहीं, पता नहीं कितने लोग देख भी रहे हैं। अब ये ना हो कि बाद में ज़ीशान भाई का होगा यार इतनी देर तुम गल्लां करते रहे, आवाज़ तो सानू आई नहीं, सिर्फ तुम्हारी शक्ल ही देख रहे। तो बारकैफ इस सारे प्रोसेस के तहत हमें आज़ादी मिली थी। आपको मेरी किसी बात से इख्तलाफ है, ये सारी चीज़ें पढ़ लें, अल्लामा साहब की वो सारी शायरी पढ़ लें। जमहूरियत के ज़रिए आज़ादी का कॉन्सेप्ट जो है वो इस 20 अगस्त 1917 की जो एलानिया है ये उसके तहत है। खुतबा इलाहाबाद में जो लगा सूबे का मुतालबा है वो भी उसी स्कीम के तहत है कि हम सूबों के ज़रिए आपको सेल्फ गवर्नमेंट और हक़ खुद इरादियत देंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये कन्फ्यूजन लोगों ने फैलाई हुई हैं, ये आप 20 अगस्त 1917 वाली डिक्लेरेशन पढ़ लें, ये इकबाल अकादमी या इन ये दूसरे जो इकबाल शनास हैं उनको भी पढ़वा लें। ये मुझे अफसोस है कि ये खुतबा इलाहाबाद का पहला सफ़ा पढ़ के बाकी चीज़ें नहीं पढ़ते कि वो है क्या, उसका बैकग्राउंड क्या था। इसी तरह खैर तो 1947 हमें आज़ादी मिल गई, ये मुमलकत मारज़ वजूद में आई। मेरा ख्याल है मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ कि कायदे आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, अल्लामा साहब किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। अल्लामा साहब ने, वैसे ये भी मैं आपको बता दूँ, हज़रत कायदे आज़म को लेटर ऑफ इकबाल टू जिन्ना में लिखा हुआ है कि अगर यही जो जमहूरियत प्रोसेस है इसको हम इस्लामी नुक्ता निगाह के मुताबिक इसमें अगर तरामीम करें तो ये ऐन इस्लाम के मुताबिक है, और वो जमहूरियत थी जिसमें मुसावात हो कि हम एक ही मज़हब के लोग हैं, हमें अपना हक़ खुद इरादियत जमहूरी निज़ाम में अलहदा मिलना चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी के मुताबिक लेजिस्लेशन कर सकें। जमहूरियत का सारा मकसद ही डिफीट हो जाता है अगर हम हमेशा अक़लियत में रहेंगे। ये पाकिस्तान की रियासत की बुनियाद थी, मुस्लिम कौमियत के मुसलमान एक अलहदा कौम है, और यही फ़लसफ़ा, यही नज़रिया, यही जज्बा हज़रत अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म पाकिस्तान को एक लेबॉरेटरी बना के बाकी आलम इस्लाम में फैलाना चाहते थे कि हम एक मुस्लिम कौम है, अगर आज भी हम इकट्ठे हो जाएं तो हम दुनिया की अजीम तरीन कौम बन सकते हैं। मेरे नज़दीक तो मुसलमान हैं ही दुनिया की अजीम तरीन कौम, पर अफसोस है कि हम उन्हीं अंग्रेज़ के लसानी, इलाकाई और उस तरह की कौमियतों के तस्वरों में आज भी उलझे हुए हैं। आज भी हम सुबाइयत से
बढ़ के नहीं निकला है। और मुझे तो ये अफसोस होता है, मैं तो यही समझता हूँ कि यहाँ के कुछ जमहूरियत पसंद लोग जो सियासी जमातों के लीडर हैं वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े करके अपनी अपनी इजारादारी अपने अपने इलाकों पर कायम करें। जो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल और जो तहरीक पाकिस्तान के काबरीन थे, उनका नज़रिया एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन था, तगड़ी रियासत थी। ये जो हमारे गुज़िश्ता अदवार के सियासी लीडरों ने सूबाइयत को फ़रोग़ दिया है, सूबों के इख्तियार बढ़ाए हैं, ये कायद आज़म की तालीमात और हज़रत अल्लामा इकबाल की सोच और फ़िक्र के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसका ध्यान रखें। मैं तो यही समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को नाउज़ुबिल्लाह तोड़ने की एक साजिश है। यानी वो फिर टॉपिक से परे हटने वाली बात है। तो खैर, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों की ज़िंदगी में हज़रत अल्लामा इकबाल और हज़रत कायद आज़म आए और उनकी सोच और फ़िक्र, और हज़रत अल्लामा की सोच और फ़िक्र और हज़रत कायद आज़म की कोशिश और काविश और जद्दोजहद ने हमें ये मुल्क हासिल करके दिया। आज आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर हम अलहदा ना होते तो हमारे क्या हाल होते। मैं कई दफ़ा ये बात दोहरा चुका हूँ। उस ज़माने में आज भी शायद इंडिया के रेलवे स्टेशन पे हिंदुओं का पानी अलहदा और मुसलमानों का पानी अलहदा होता था। कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के घर, अभी मैं उस दिन फेसबुक पे देख रहा था, एक मेरे भाई हैं पाकिस्तानी, उन्होंने ये पोस्ट की हुई थी कि मेरे जो इंडिया में फ़लाने गैर मुस्लिम दोस्त रहते हैं, उन्होंने ख़ास एक बर्तनों का सेट मेरे लिए रखा हुआ है। जब भी मैं उनके घर जाता हूँ ना, वो मुझे उस बर्तनों में खाना देते हैं। तो ये 2 कौमी नज़रिए की अलहदगी की बुनियाद है कि हम मुसलमान एक अलहदा कौम है। जब आप उनके घर में जाते हो ना, वो आपको उस बर्तन में खाना नहीं देते जिसमें वो खुद खाते थे गैर मुस्लिम। वो आपको उस तरह के बर्तनों में देते हैं, जब आप चले जाते हैं ना, तो उन बर्तनों को लपेट के कहीं रख देते हैं कि फिर कोई आएगा मुसलमान तो उन्होंने च खवाऊंगा, या वो उन्हीं बर्तनों को अपने जानवरों को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हकीकत है। ये बेचारा जिसने पोस्ट की थी वो बड़ा खुश हो रहा था कि क्या नाम है, ये मेरी इतनी खातिर करते हैं। उसको ये नहीं समझ आती कि ये असल में अपनी कौमियत की वजह से आपकी कौम को अलहदा जो समझते हैं वो उस चीज़ का मुजाहरा कर रहे हैं। तो आज भी लोग इस तरह हैं, पूरे बर-ए-सग़ीर में भी और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी। अमेरिका में भी इस तरह गैर मुस्लिमों के घर आप जाएं, इंडिया के गैर मुस्लिमों के घरों में, तो वहाँ पे भी आज इसी तरह होता है। मैंने ये खुद, जब मैं कई साल, आज से 35-40 साल पहले मैं अमेरिका पढ़ने के लिए गया था, मुझे कोई उसमें खुशी या फ़ख्र नहीं है कि मैं अमेरिका में, कभी कोई शो नहीं मारता इस चीज़ की। मेरे लिए ज़िंदगी का शायद सबसे अज़ियतनाक दौर था जब मैं अमेरिका में पढ़ने के लिए गया था। एक दिन मैं ज़्यादा नहीं रहा अपनी तालीम से, ना मैं कभी वापस गया हूँ, ना मुझे वापस जाने का कोई शौक़ है। मेरा जीना मरना जो भी है पाकिस्तान में ही है। मैं दुनिया में जहाँ पे भी जाऊँ, मैं चाहूँ मैं जा सकता हूँ, वरना मेरा ख्याल है तकरीबन 22-23 साल हो गए मैंने पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर कदम नहीं रखा। एनीवे, अल्लाह ताला हमारी इस आज़ादी को तारोज़े क़यामत कायम व दायम रखे, हमारी रियासत को अजीम से अजीम तर बनाए। ये क्योंकि आज मैंने बहुत लंबी गुफ्तगू की है, उम्मीद है आप देख लेंगे, और शायद कोई चीज़ बीच में रह गई हो तो ये क्योंकि लाइव वीडियो है, जामे गुफ्तगू नहीं है, इसलिए इंशाल्लाह मैं मुस्तक़बिल में उन सारी चीज़ों को बीच में मज़ीद डाल दूँगा। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर रहे, पाकिस्तान को, तमाम पाकिस्तानियों को और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान और अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखे, हमें बेहतर दिन दिखाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।